बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में हम कुछ आगे के और टॉपिक्स देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे इम्पल्स है। तो ये टॉपिक्स बच्चों छोटे छोटे हैं और इनका यूज आगे हो जाता है, तो क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, आसान है यार, आसान। ठीक है, देखिए इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स तो आपने कहीं भी सुना होगा बच्चों, आपने नाइन्थ क्लास में अगर पढ़ा हो तो। अरे सर, नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ते थे, नाइन्थ क्लास में तो बच्चे थे ना। तो कोई बात ना, अभी भी तो बच्चे हैं बच्चों। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब है कि इम्पैक्ट करना। ऐसे समझिए, इम्पैक्ट करना, किसी चीज़ पे इम्पैक्ट कर देना। जैसे नहीं बोल रहा है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स वर्क ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। मतलब इम्पल्स मतलब इम्पैक्ट कर देना किसी चीज़ को। सोचिए ना आप ये जो है, ये क्या है, पाइप है। पाइप पे मैंने जोर से ऐसे मारा, जोर से ऐसे मारा, फोर्स लगाया और तुरंत हटा लिया हाथ। तो मैंने एक फोर्स, बहुत बहुत हाई फोर्स लगाया। अभी मैं हाथ से उतना फोर्स नहीं लगाऊंगा, चोट लग जाएगा। तो अगर लार्ज फोर्स किसी चीज पे कम टाइम के लिए लगाते हैं, जैसे ऐसे मार के हटा लिए हाथ, ऐसे किसी को मार के हाथ हटा लिए, तो उस पर आपने बहुत बड़ा इंपैक्ट कर दिया। क्योंकि अगर लार्ज फोर्स कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में बैट से अगर हम बॉल को मारते हैं तो बॉल आती है और हम बहुत जोर से हिटते हैं। अब हिट करते हैं तो वो बॉल कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए बैट से टकराता है, लेकिन जाता बहुत दूर है। छक्का मार देते हैं ना, बहुत दूर चला जाता है। सोचिए, वहाँ बॉल कम समय के लिए टकरा रहा है बैट से, लेकिन जा बहुत दूर रहा है। क्योंकि बच्चों वहाँ पे इम्पल्स ज़्यादा हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हाई, बहुत जोर से हिट रहे हैं ना, तो हाई फोर्स लगा रहे हैं बैट के द्वारा और वेरी स्मॉल टाइम के लिए, तो वहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होता है। तो इम्पल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है बच्चों, बट इट चेंजेज फर्स्ट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। पहले जीरो से मैक्सिमम होता है, तो फिर मैक्सिमम से जीरो होता है। इन सच अ केस वी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, इसका मतलब देखिए, जब मैंने बैट से हिट किया, हिट करने पर जब वो बॉल आ रहा था धीरे धीरे, तो उसने बैट को धीरे से टच तो किया होगा। धीरे से टच किया मतलब कि पहले जीरो था बच्चों, जीरो इंपल्स था, धीरे धीरे आया, यहाँ पे बहुत जोर से ऐसे ऐसे करके टक्कर, एकदम स्लो मोशन में समझिए बच्चों, स्लो मोशन में समझिए। तो ये धीरे धीरे टच किया, जीरो था, जीरो से फिर यहाँ पे बहुत जोर से इंपल्स लगा, है ना। फोर्स बहुत जोर से लगेगा ना, क्योंकि बॉल जोर से आया है, हम ऐसे हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया होगा। उसके बाद ये हट रहा होगा, ऐसे हट रहा होगा, तो बच्चों फिर जीरो हो गया होगा, मैक्सिमम टू जीरो। तो वही बोल रहा है, पहले जीरो से मैक्सिमम हो जाता है और फिर मैक्सिमम से जीरो हो जाता है इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा बच्चों कैसे ही हो रहा है। क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं ना, तो बहुत जोर से मार रहे हैं। पहले जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, ऐसे पहले जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, है ना बच्चों, ऐसे करके समझ सकते हैं। तो इम्पल्स के लिए एक फॉर्मूला भी आता है। जैसे अब हम बोल रहे हैं ना कि कम टाइम के लिए ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे इम्पल्स जो होता है ना बच्चों, इम्पल्स आई से डिनोट करते हैं, वो होता है एफ इंटू डी टी। और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं T1 टाइम से T2 टाइम के लिए। क्योंकि बोला जा रहा है ना, पहले चेंज होता है जीरो टू मैक्सिमम, मतलब एक टाइम पे हो रहा होगा कुछ और दूसरे टाइम पे कुछ और हो रहा होगा, आने का टाइम और फिर जाने का टाइम, तो दो टाइम तो लेना ही पड़ेगा ना बच्चों। और फोर्स लग रहा होगा, तो यही इम्पल्स होता है। और आपको जानकारी कर बता दूं, इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इम्पल्स डायरेक्शन इज सेम एज, फोर्स डायरेक्शन। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही बच्चों इम्पल्स का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, इम्पल्स आप समझ गए होंगे कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू तो आप समझ ही गए होंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो यही होता है बच्चों, एफ डी टी होता है। ठीक है, तो इम्पल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आगे की चीज़ें। फोर्स मान लेते हैं कि कांस्टेंट लग रहा हो, अगर कांस्टेंट लग रहा होगा तो वेरिएबल होगा, तो फिर इंटीग्रेट तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, है ना बच्चों। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ओके, आसान है बच्चों, आप समझने के तो आपको समझ में आएगा। ओके, और चीज़ें मैं अगर आपको बता दूं कि इम्पल्स जो ये आ रहा है, तो इम्पल्स का फिर यहाँ पे यूनिट क्या होगा बच्चों, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होगा। देखिए ना, फोर्स इंटू डी टी है ना, यही तो है बच्चों यहाँ पे, फोर्स इंटू डी टी है, मतलब कि न्यूटन सेकेंड, फोर्स को न्यूटन में और टाइम को सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड बोल सकते हैं। फिर न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, एक सेकंड कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक केजी मीटर है बच्चों, मतलब केजी ऐसे, केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा फिर। और इसका फिर डायमेंशन भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों। ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, इसका हम डायमेंशन भी लिख सकते हैं कैसे, जैसे कि मास को एम,
एल टी माइनस वन, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स बच्चों आप रियल वर्ल्ड में बहुत एग्जांपल देख सकते हैं, अगल बगल बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं। आखिरकार हम जब कैच करते हैं बॉल को, बैट से तो मार दिया, उसके बाद हम कैच भी तो लेते हैं। कैच लेते हैं तो ऐसे क्यों नहीं रोकते हैं, ऐसे डायरेक्टली ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ को ऐसे पीछे लेते हैं, क्यों लेते हैं? चोट कम लगे, इम्पैक्ट कम हो जाए। इम्पैक्ट ज़्यादा होगा ना, अगर जोर से बॉल आ रहा है, उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है बच्चों तो उसमें फोर्स तो ज़्यादा ही होगा वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें फोर्स भी तो आ रहा है, आग की तरह आ रहा होगा ना। अगर उसको डायरेक्ट ऐसे हाथ से रोके तो हाथ पे बहुत जोर से चोट लग जाएगी। लेकिन जब हाथ को ऐसे फेरेंगे, मतलब उसको पहले रोकेंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे लाएंगे, तो उसका डायरेक्ट जो बहुत हाई वेलोसिटी होगा धीरे धीरे हम जीरो करेंगे, और ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट जीरो होगा। तो डायरेक्ट कम टाइम के लिए ज़्यादा फोर्स हमारे हाथों पर लगेगा, तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, इम्पल्स फोर्स ज़्यादा लगेगा। समझिए चीज़ों को। अगर आप यहाँ छत से नीचे कूद जाए, ज़्यादा नीचे नहीं कूदना है, थोड़ा नीचे, तो जो फर्श होता है ना, वो अगर बच्चों कंक्रीट का हो, जैसे टाइल्स लगा हो, तो उसमें चोट ज़्यादा लगता है। लेकिन आप बालू पे कूदे, बालू सैंड पे, या फिर पानी में कूदे, पानी में तो लोग बहुत ऊपर से भी कूद जाते हैं, है ना। बहुत ऊपर से भी लोग पानी में कूद जाते हैं, क्यों? क्योंकि पानी जो होता है ना, वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो वहाँ पे हम कूदेंगे तो उतना चोट नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमारे जो जितना भी वेलोसिटी होगा उसको कम कर देगा धीरे धीरे। जितना भी वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी से आएंगे उसको धीरे धीरे कम कर देगा। सैंड बालू पे कूदेंगे तो बालू पे कूदते हैं तो कम चोट लगता है लेकिन कम लगता है, क्योंकि जब हम हाई वेलोसिटी से टकराते हैं तो वो सॉफ्ट टाइप है, वो हमारा शॉक ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, वहाँ पे इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो हम इम्पैक्ट ऐसे कम करने के लिए चीज़ों का यूज करते हैं, है ना। फिजिक्स का भी यूज करते हैं बहुत जगह पे। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। तो आपने जो देखा यहाँ पे इम्पल्स एफ डी टी के बराबर आ रहा था, तो आपने सोचा बच्चों ग्राफ भी तो बन सकता है। ठीक है, तो इम्पल्स जो है वो है एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एफ वर्सेस टी का ग्राफ नहीं बना सकते, एफ वर्सेस टी टाइम का ग्राफ, है ना बच्चों। एक्स वाई मान लेते हैं, ये एक्स वाई है, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसका हमको एरिया क्या दे देगा, बताया था ग्राफ वगैरह में कि ये दोनों रहता है इंटीग्रेशन में, तो इन दोनों का जो एरिया होता है वो इम्पल्स देता है। ठीक है, एरिया जो होगा बनेगा, जो भी फॉर्मेट, वो हमें इम्पल्स देगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक ग्राफ हमने रैंडमली बना लिया है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। ये फोर्स और ये टाइम है, ठीक है, ये फोर्स है और ये टाइम है, और ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, ऐसे करके ऐसे। तो ग्राफ के अंडर का एरिया बता सकते हैं, यही तो एरिया है। कितना एरिया होगा? ट्रायंगल का एरिया मैंने बताया था ना पीछे, ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का टी है। हाइट कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है एफ। तो एफ टी बाई टू आ जाएगा, एफ टी बाई टू आ जाएगा हमारा इम्पल्स। ठीक है बच्चों, ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। ग्राफ में अगर दिया हो तो ग्राफ का एरिया निकाल के हम उसका इम्पल्स बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, आसान है यार, कर सकते हैं आप लोग बच्चों। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ें आपको मुझे बताना था, आपको बताना था। देखिए, अगर कहीं पे अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, मान लेते एक ग्राफ दिया हो, क्योंकि बच्चों अब इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसमें हमको देखना होगा, इसमें हमको डायरेक्शन भी देखना होगा, है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये मान लेते हैं कि फोर्स है और ये हमारे पास टाइम है। ठीक है, एक ग्राफ ऐसे गया, ठीक है। देखिए ये ग्राफ कैसे जा रहा है बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आ गया ना ये, इसे चलते चलते। यहाँ पे टाइम कितना है बच्चों, ये 0 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, और ये यहाँ पे 10 सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ पे भी 10 न्यूटन का लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो इधर अगर फोर्स नेगेटिव है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन उल्टा है। वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं होता है, वो बस डायरेक्शन अपोजिट बताता है। ठीक है, तो नेगेटिव फोर्स मतलब ये इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ, तो बोल रहा है कि इस ग्राफ में फाइंड इम्पल्स। इम्पल्स कितना होगा बच्चों, तो इम्पल्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना होगा एफ टी ग्राफ का। तो एफ टी ग्राफ का एरिया क्या होगा बच्चों, बताइए बताइए। तो एफ टी ग्राफ का एरिया निकालने के लिए पहले इसका एरिया निकालना होगा, और फिर इसके एरिया क्या लेते हैं, जो भी लाइन, जो भी ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस से उन दो उससे अगर हम ऐसे ऐसे शैडो टाइप ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस को मिलाएंगे ऐसे ऐसे, है ना। तो एक्स एक्सिस से कितना एरिया बना रहा है वही एरिया होता है।
जो भी लाइन हो उसको एक्स एक्सिस से देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, यहीं तक लिया जाता है ये एरिया। इसका ये एरिया नहीं ले लेंगे बच्चों, ये एक्स एक्सिस से ही लिया जाता है। एक्स एक्सिस से एरिया ये होगा, ठीक है। ये सब एरिया नहीं है, इसके नीचे का ये है और इसके भी नीचे का ये एक्स वाली लेते हैं। अब ये सब नहीं लेने लगिएगा, ये सब एरिया, ये एरिया नहीं है, समझे। तो इसके नीचे का एरिया क्या है बच्चों, ये वाली एरिया ले लेना है, ठीक है। ये एरिया बताइए कितना होगा, हाफ बेस। बेस कितना है बच्चों, 0 से 5 सेकंड जा रहा है ना, 0 से 5 सेकंड 5 इंटू हाइट कितना 10 न्यूटन, 0 से 10 जा रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे तो ये एरिया भी लेना होगा, ये एरिया है ना बच्चों। तो ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ बेस। बेस कितना है बच्चों, 5 सेकंड से 10 सेकंड जा रहा है, मतलब डिफरेंस कितना का 5 का, इंटू हाइट कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का हाइट 0 से 10 न्यूटन तक लग रहा है, लेकिन नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो हमको लिखना होगा नेगेटिव, क्योंकि बच्चों ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसीलिए। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 25, एक सेकंड, 25 आ रहा है। ये कितना आ रहा है बच्चों, ये भी 25 आ रहा है, वो भी माइनस का आ रहा है। तो ओवरऑल इम्पल्स कितना हो जाएगा बच्चों, 25 प्लस माइनस का 25 न्यूटन सेकेंड। तो ओवरऑल ये बच्चों 0 आ रहा है, 0 न्यूटन सेकेंड, मतलब इम्पल्स लगेगा ही नहीं ओवरऑल देखें तो। आ रहा समझ में, ऐसे भी ग्राफ आ जाते हैं कहीं कहीं पे, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सेम हो गया, तो वो पॉजिटिव का या नेगेटिव का, तो दोनों मिलके 0 कर देगा, ठीक है। 0 कर देगा तो कोई इम्पल्स लगेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। ऐसे करना होगा अगर सवाल आए तो। देखिए एक और सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ बच्चों, तो ये आपको करना चाहिए, पीछे जैसे बताया वैसे ही ये भी है, कर लेना चाहिए आपको। देखिए क्या बोल रहा है, एफटी ग्राफ दिया हुआ है, कर्व पार्टिकल एग्जीक्यूटिव लीनियर मोशन, ठीक है, सोन इन द फिगर। मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकंड। 0 to 8 सेकंड में मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया तो हमको यहाँ पे इम्पल्स बताना होगा ना, मोमेंटम नहीं, इम्पल्स बताना होगा। इम्पल्स कितना एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखना है पहले 0 से 8 सेकंड निकालना है, तो पहले 0 से यहाँ तक 2 सेकंड, फिर 2 से 6 सेकंड, क्योंकि इतना तक ग्राफ गया है, फिर यहाँ से गया है 8 सेकंड, ठीक है। तो इस एरिया, इसका एरिया क्या होगा, एरिया हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि ये कुछ टाइप का ट्रायंगल है नहीं, रेक्टेंगल नहीं है, ट्रेपीजियम कुछ है ही नहीं, ये तो रैंडमली ग्राफ है। तो इसमें सिमिलैरिटी है बच्चों, सिमिलैरिटी है। देखिए ये ऐसे गया है और ये ऐसे गया है, तो अगर इसको मैं उठा के यहाँ पे डाल दूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये वाली एरिया और ये वाली एरिया सेम हो गई, ये एरिया और ये एरिया सेम हो गई। समझिए बच्चों, समझिए, ये नेगेटिव का है, ठीक है, ये आधा इधर है और ये आधा इधर है नेगेटिव का, तो दोनों आधा आधा पूरा नेगेटिव हो जाएगा। इसको अगर हटा के मान लेते हैं इधर रख दे, इधर रख दे, तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा और ये ऊपर वाला ऐसे, और दोनों सिमिलर है बच्चों। देखिए 0 से 2 सेकंड और 6 से 8 सेकंड, तो 2 सेकंड यहाँ है, 2 सेकंड यहाँ है, तो ओवरऑल 4 सेकंड। तो यहाँ भी 2 से 6 सेकंड, मतलब ओवरऑल 4 सेकंड। तो सिमिलर बन रहा है, हमको तो सिमिलर लग रहा है। क्या आपको लग रहा है बच्चों, क्या आपको लग रहा है सिमिलर, ऊपर वाला और इन दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे वाला, दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा न्यूटन सेकंड। आ रहा है बच्चों समझ में, ऐसे चीज़ों को देखेंगे तो आपको भी क्लियर होगा, ठीक है। सिमिलर था इसीलिए हो गया, और ऐसा ग्राफ देगा तो सिमिलर ही देना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे उसका एरिया बता पाएंगे। रैंडमली किसी ग्राफ का एरिया तो हम नहीं बता पाएंगे, है ना बच्चों। अगर कोई फंक्शन दिया हो तब ठीक है, इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, लेकिन नहीं दिया है तो नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट्स विच आर इन एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों पीछे मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है, देखिए इसको बताने से पहले इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है, तो वहाँ पे इफ नेट अलोंग एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्शन हो हम 0 कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे होता है, जो भी सिस्टम होता है वो रेस्ट पे होता है। तो ये तो ठीक है, एफ नेट 0 कर देते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर इक्विलिब्रियम नहीं हो, वो चीज़ मोशन में आ गया हो, मोशन मतलब वो चलने लगा हो, कैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ। पीछे हम दिखा रहे थे आपको कि जैसे कि यहाँ पे एक ऐसे रख दिया, 2 ब्लॉक रख दिया, एक ऐसे था और एक ऐसे ब्लॉक रख दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो ब्लॉक रख दिया था, यहाँ पे ये रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन मोशन में जब आएगा ये चीज़, यही चीज़ अगर मोशन में आ जाएगा तब क्या होगा। देखिए ये ओवरऑल चीज़ जो है ना, ओवरऑल सिस्टम जो है, ये ज़मीन पे रखा हुआ है, रेस्ट में है, सारी चीज़ें कहीं पे कोई नहीं, ये भले ही स्मूथ है, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन ये रुका हुआ है बच्चों, ये रेस्ट पे है,
क्योंकि हम कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या बताते थे, नॉर्मल रिएक्शन बताते थे। कैसे बताते थे, जमीन इस पे नॉर्मल रिएक्शन, इस पे नॉर्मल रिएक्शन, और इन दोनों पे ये इस पे और ये इस पे लगा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें बच्चों चलने लगी है, ओवरऑल हम इधर से एक फोर्स लगा दिए, तब क्या होगा सोचिए। डिफरेंस ये हो जाती है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाती है चीज़ें, एक फोर्स लगा देते हैं, ये रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम पे था, ये मोशन वाली चीज़ आ गई, अब ये चीज़ें यहाँ पे बदल जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। तो सिंपली पहले जो हम कर देते वही करेंगे। मान लेते हैं कि इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, तो ओवरऑल ये एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, सिस्टम्स एक्सेलरेशन इज ए, ठीक है। ए एक्सेलरेशन है बच्चों, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, ए है। अगर फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ तो एक्सेलरेशन आएगा धक्का दे रहे हैं तो कुछ तो, जिस पे धक्का दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट चलना तो चाहेगा, भले ही बहुत भारी हो तो नहीं चलेगा, लेकिन ये तो चलेगा, ये हल्का है बच्चों तो ये चलेगा ऐसे, ठीक है। जब चलने लगेगा तब क्या होगा बच्चों, तो बोल रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स निकालें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा बिटवीन ए एंड बी। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ए एंड बी, ए बी के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा ना, क्योंकि ये इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा इस पे, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स हमने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर हम चीज़ें अगर साफ साफ बनाएं तो कैसा बनेगा, ये मान लेते हैं कि मास एम था और ये स्मॉल एम था, ये कैपिटल एम, इस पे धक्का दिया जा रहा था, ये स्मूथ था बच्चों, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, स्मूथ था। फ्रिक्शन नहीं लेना है, फ्रिक्शन बाद में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर फोर्स लगा रहा है इस पे, तो ये एक्सेलरेशन ए से घूम रहा होगा, तो इसका मतलब फोर्स इक्वल टू टोटल मास है ना बच्चों, टोटल मास एम प्लस एम होगा इनटू पूरा एक्सेलरेशन इसका ए दिया हुआ है, ठीक है। समझिए पूरा चीज़ चलेगा ना, पूरा इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो पूरा चीज़ चलेगा, तो पूरा मास लेना होगा, ठीक है, ले लिए। अब देखिए बच्चों, इस पे चीज़ें दिखाना है। मान लेते हैं कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट कर रहा होगा नीचे ज़मीन के द्वारा, वो होगा एन, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो स्मॉल एन मान लेते हैं, ठीक है। ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये इस पे लगाएगा ऐसे, और ये इस पे लगाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, ये क्या है, ये ए है और ये बी है, आ रहा है समझ में। तो ये हो जाएगा नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसे समझना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन दोनों के, ठीक है बच्चों। तो चीज़ें आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब जब चलने लगा होगा, चीज़ें चलने लगा होगा, तो इसके पास भी एक्सेलरेशन ए आ गया होगा, इसके पास भी एक्सेलरेशन ए आ गया होगा, क्योंकि चीज़ें चलने लगी है ना, चीज़ें चलने लगी है बच्चों, ठीक है। तो इस पे भी एक्सेलरेशन ए आ गया होगा, चलने लगी तो एक्सेलरेशन तो ए ही आएगा। तो सिंपली बच्चों अब हमें कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है, मतलब कि ये दोनों चीज़ें निकालना है, ठीक है, निकाल सकते हैं, ओके। तो देखा जाए बच्चों, इस पे फोर्स हम एस एफ लगा रहे हैं, इस पे फोर्स हम क्या लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे अगर हम ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर दें, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो सिर्फ इस पे नॉर्मल लग रहा है, और नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, कैपिटल एम जी लग रहा होगा, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, स्मॉल एम जी लग रहा होगा, यही तो लग रहा होगा बच्चों। तो तो अगर हम चीज़ें को बैलेंस कर दें एक मोमेंट पे बच्चों, एक मोमेंट पे हम इसको बैलेंस कर दें, मतलब इसका तो ठीक है ये लग ही रहा होगा वाई डायरेक्शन में, लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, ये फोर्स इसको बच्चों बैलेंस करके चल रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना इसमें। लिख देते हैं, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल ऑन ए बी, ठीक है। ऐसे करके हम चीज़ें को लिख सकते हैं, ओके बच्चों। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। अगर चीज़ें देखिए, अगर ये चीज़ चल रही है, ठीक है, तो दोनों पे एक्सेलरेशन मैंने अभी बताया आपको कि ये भी एक्सेलरेशन ए से चल रहा होगा, ये भी एक्सेलरेशन ए से चल रहा होगा, ठीक है। चलने का टेंडेंसी इधर की तरफ है, तो इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है ना इससे, ये नॉर्मल से ज़्यादा है, तभी तो ये चल पा रहा है बच्चों, ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, तो एफ माइनस का एन ए बी होगा, ठीक है। एफ माइनस का एन ए बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कैपिटल एम है और एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, ए से चल रहा है, हम बस इसका ले रहे हैं, ठीक है, इसका। तो ये फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना इस पे, तो फोर्स माइनस का ये वाला, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है तभी तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये कम है, ये कम है और ये फोर्स इस पे ज़्यादा लग रहा है, तभी तो इस डायरेक्शन में चल रहा है।
तो एफ माइनस एन ए बी इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ए से इधर चल रहा है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए चीजें बच्चों, ठीक है। इधर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। हाँ तो आगे कोई दिक्कत नहीं है फिर, तो यहाँ पे एन ए बी हम बता सकते हैं। एन ए बी क्या होगा, फोर्स माइनस एम ए हो जाएगा। तो फोर्स कितना है बच्चों, फोर्स कितना है, फोर्स यहाँ पे हमें पता है बच्चों, ठीक है। कैपिटल एम ए आ जाएगा प्लस एम ए आ जाएगा, माइनस का कैपिटल एम ए आ जाएगा, ये कट जाएगा तो एम ए आ जाएगा। और यही तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए है ड्यू टू बी। बी के द्वारा ए पे कितना लगाया गया होगा, यही तो लगाया गया होगा इसके द्वारा स्मॉल फोर्स, क्योंकि इस पे ए एक्सेलरेशन से ये चल रहा है। तो ऐसे चीज़ें आप लोग कर सकते हैं बच्चों, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसके बाद और आप अगर एक्सपेंड करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पे, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ गया। ऐसे भी करके चीज़ें लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आना चाहिए बच्चों, है ना। मैंने समझाया, एक बार और देख लीजिएगा, और नहीं आ रहा है तो बस आगे बढ़ते जाना होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में कोई टेंशन नहीं लेना है, आसान ही है यार। देखिए एक और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आसान है। देखिए ब्लॉक ऑफ मास 50 केजी, एक 50 केजी का ब्लॉक दिया हुआ है, केप्ट ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी, नीचे वाला 1 केजी का है, बहुत हल्का है नीचे वाला। एज सोन इन द फिगर, हॉरिजेंटल फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाइड ऑन 1 केजी ब्लॉक। बोला नहीं कि इधर से लगाना है, मान लेते इधर से लगाया होगा चाहे इधर से लगाया होगा, हॉरिजेंटली ही लगा रहे हैं। देखिए हॉरिजेंटल, ठीक है। तो 10 न्यूटन का फोर्स मान लेते हैं इधर से हम लगा रहे हैं, मान लेते हैं बच्चों इस पे, देखिए इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं, ऐसे करके 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला रहा है ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, तो स्मूथ सरफेस है तो कहीं पे फ्रिक्शन हमें लेना नहीं है, ठीक है। बोला जाए तब लेना है। तो ठीक है बच्चों, तो फिर हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। सब स्मूथ है तो कुछ करना थोड़ी है। पहले ऊपर हम बना लेते हैं ये वाली 50 केजी का। एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना बच्चों। देखिए कितना जरूरी है, अभी पता चलेगा। 50 केजी का ये है और ये 1 केजी का है, क्योंकि ये बनाइएगा तभी तो आपको बच्चों समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर आप तेज हो जाइएगा बनाते बनाते तो फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो बच्चों लेना पड़ेगा, है ना। पहली बात, इस पे नीचे mg लग रहा होगा 50g, ठीक है। इस पे भी नीचे mg लग रहा होगा 1g, ठीक है। ये तो पता है ना बच्चों, नीचे की तरफ लगता है ना वेट, उसका जो भी मास होता है mg लग जाता है, ठीक है। तो ओके, इसके बाद इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा होगा। इस 1 kg के द्वारा इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और इसके द्वारा इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। सारी चीज़ें समझ में, ये 1 kg इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा और ये 50 kg इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा। लिख लेते हैं, तो इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, मान लेते हैं N1 इस, और ये 50 kg इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, मान लेते हैं N1, क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना जो इस पे लग रहा होगा वही तो इस पे लग रहा होगा ना बच्चों, ठीक है। अब जमीन से आ जाते हैं, अब जमीन मतलब ये लैंड पे आ जाते हैं। तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये जमीन इस पे 1 kg पे तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, और 1 kg जमीन पे नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। लिख लेते हैं, इस पे ऊपर की तरफ लगा रहा होगा जमीन के द्वारा N2 मान लेते हैं, और N1 kg जमीन पे लगा रहा होगा मान लेते हैं N2, लिख सकते हैं। तो अब सारी चीज़ें तो हमने लिख ही लिया। अच्छा एक चीज़ छोड़ दिया, इस पे फोर्स लग रहा है बच्चों 10 न्यूटन का, ठीक है। चीज़ें लिख ली हमने, चीज़ें तो लिख ही ली। तो इसमें बच्चों क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऐसे करके धक्का दे रहे हैं तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट इसमें थोड़ी आएगा, ये तो रेस्ट पे ही लगेगा रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। ये सब चीज़ें स्मूथ है बच्चों, स्मूथ है। तो इस पे धक्का दे रहे हैं तो ये ऊपर है और ये ऐसे नीचे से निकल जाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा, ऊपर से नीचे गिर जाएगा। समझिए बच्चों चीज़ों को। ये बच्चों ऑब्जेक्ट ऊपर है और ये नीचे कुछ रखा हुआ है, तो इसको धक्का देंगे तो ये ऐसे निकल जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि चीज़ें स्मूथ है। ये नहीं साथ साथ चलेगा, क्योंकि देख रहे हैं बोल रहा है कि फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, स्मूथ है। तो 1 kg धक्का दे रहे 1 kg ऐसे निकल जाएगा और ये यहीं पे ऐसे गिर जाएगा, ये रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि इस पे फोर्स ही नहीं लग रहा है। देखिए ना कहाँ फोर्स लग रहा है, ये तो वाई डायरेक्शन का है। अरे समझ में आना चाहिए बच्चों आपको। तो पहले लिख लेते हैं, ये बी था, ये ब्लॉक कौन सा था बच्चों, ये बी ब्लॉक था और ये ए ब्लॉक था। तो बी ब्लॉक के लिए लिख लेते हैं, बी ब्लॉक के लिए लिख लेते हैं ना बच्चों।
ब्लॉक बी के लिए लिख लेते हैं, जैसे इस पे वाई डायरेक्शन में जो भी लग रहा होगा नॉर्मल वो तो इसके इक्वेट हो रहा है, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों रेस्ट पे है, ठीक है, तो इसीलिए लिख देंगे नॉर्मल N1 इक्वल टू 50G। तो नॉर्मल का फोर्स आ गया, N1 का वैल्यू मेरा आ गया वो 50G के बराबर, ठीक है। एक चीज़ तो हमें निकल गया, एक चीज़ तो हमने निकाल लिया। अब हमें बताना है बच्चों, और बोल रहा था ना, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, तो बी का तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 0, है ना बच्चों, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो अब हमें ए का एक्सेलरेशन निकालना है। सोचिए बच्चों, सोचिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये एक्स डायरेक्शन वाली चीज़ें लिखना होगा और एक बार वाई डायरेक्शन वाली। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, इनटू वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को डायरेक्टली हम इक्वेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली दोनों फोर्स का सम, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स का इक्वल हो जाएगा। अब ब्लॉक ए पर आ जाते हैं, ठीक है। ए ब्लॉक पे क्या हो रहा है, ऊपर वाली फोर्स क्या है बच्चों, N2 इक्वल टू नीचे वाली फोर्स N1 प्लस 1G। तो हमें N1 पता है, यहाँ से रख देते हैं, तो N2 का वैल्यू मेरा कहाँ आ जाएगा 50G प्लस 1G, तो 51G आ जाएगा बच्चों। N2 का वैल्यू 51G आ गया हमारे पास, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ बोल रहा था कि फोर्स एग्जर्टेड बाय बी ऑन ए, फोर्स एग्जर्टेड बाय बी ऑन ए, मतलब यही नॉर्मल रिएक्शन जो N1 इस पे लगा रहा होगा, यही N1 इस पे लगा रहा होगा, तो N1 का ही वैल्यू पूछ रहा है, यही तो है बच्चों, यही तो है। फोर्स एग्जर्टेड बाय बी ऑन ए पे लगा रहा है ना बच्चों, ए पे फोर्स लगा रहा है ना, ये वाली फोर्स ही तो लगा रहा है, बी क्या लगा रहा है इस पे, N1 ही तो लगा रहा है, तो यही हमारा ये हो गया, बी आंसर आ गया। और इसका हमने ए का भी एक्सेलरेशन दिया, बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, सॉरी बी का एक्सेलरेशन 0 है, ए का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में देख लेते हैं, किस डायरेक्शन में बच्चों, एक्स डायरेक्शन में देख लेते हैं, ए ब्लॉक का एक्स डायरेक्शन में देख लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, वो 10 न्यूटन का लग रहा है, इक्वल टू मास, मास कितना है बच्चों इसका, इसका मास कितना है 1 kg, 1 kg इंटू एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा क्या, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 1 kg से तो कट जाएगा, समझ में आ रहा है बच्चों एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें स्मूथ है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, बस इसी ब्लॉक का लेना है, तो इसका फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इससे ऐसे भागेगा ए एक्सेलरेशन से, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागेगा, ये तो यहीं गिर जाएगा क्योंकि कुछ सारे सरफेसेज स्मूथ है ना, ये स्मूथ है, सारे स्मूथ है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल है बच्चों, जल्दी से कर लीजिए आप लोग। वन ऑफ द स्ट्रिंग इज पासेज थ्रू द पुली, एक पुली मतलब होता है ये चीज़, ये पुली है बच्चों, ठीक है, कनेक्टेड टू द 10 kg ऑफ मास, ओके। एक पुली है जिसपे एक रस्सी जा रहा होगा ऐसे करके, पुली पे रस्सी ऐसे करके जाता है ना, पुराने ज़माने में नहीं देखा है आपने, पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों, ऐसे ही तो होता था, हम लोग कुआं से पानी निकालते थे, याद है। ये कितना kg का है, 10 kg का है, बोल रहा है कि पुल करना है 10 kg का मास है, अदर इंड इज पुल्ड बाय 100 न्यूटन, एक इंडिया है, एक इंडिया है, तो दूसरा इंड को हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, मान लेते ये हमारा हाथ है, ये हम लोग इस रस्सी को ऐसे करके खींच रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कितने का फोर्स लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, है ना, नीचे की तरफ हम किसको खींच रहे हैं, तो ये तो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा और ये नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा, हम किसी चीज़ को इधर खींच रहे हैं तो ये ऊपर ही तो जाएगा, लेकिन इस पर तो टेंशन टी लग रहा होगा, टेंशन अपने तरफ खींचता है ना, रस्सी है ना, और इस पे नीचे mg लग रहा होगा, तो 10g लग रहा होगा, तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास, 10 kg मास का कितना एक्सेलरेशन होगा बच्चों, ये 10 kg मास जो होगा ये वाली, इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, तो हम इधर खींच रहे हैं तो ये तो ऊपर की तरफ भागेगा ना, हम इसको नीचे खींच रहे हैं तो ये ऊपर ही तो भागेगा, तो ऊपर भागेगा, ओवरऑल ब्लॉक जो होगा ये 10 kg का, ये ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर टेंशन टी लग रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी लगेगा और नीचे की तरफ 10g भी लग रहा है, तो ऊपर की तरफ भाग रहा है, मतलब कि टेंशन बड़ा है 10g से, समझो ना बच्चों आप लोग,
ऊपर की तरफ भाग रहा है ना, तो टेंशन तो बड़ा होगा ना इससे, तभी तो ऊपर की तरफ भाग रहा है। ये बड़ा हो जाएगा तो भागेगा नहीं, भागेगा ना। ये बड़ा हो जाएगा तो ये भागेगा ही नहीं, कितना भी फोर्स लगा लीजिए। इसलिए टेंशन बड़ा है, जो बड़ा है उधर ही तो भागेगा। हम रस्सी से इधर आपको खींच रहे हैं और आप उधर, तो हम आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो तो ऑब्वियसली है। तो हम खींचेंगे तो आप लोग खिंचा जाइएगा। लेकिन अगर आप लोग भारी हो गए, आप लोग ताकतवर हो गए, तो हम खींच ही नहीं पाएंगे, हम खींच ही नहीं पाएंगे। उसी तरीक़े से ये मैं हूँ और ये आप लोग हैं, तो मैं तो खींच ही लूँगा ना, ये तो कम है ना। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ऐसे करके लिख सकते हैं कि नीचे लिखता हूँ, टेंशन माइनस का टेन जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 10 kg इंटू एक्सेलरेशन ए। ऐसे चीज़ों को लिखना सीखिए। दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन माइनस टेन जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आ रहा समझ में? तो टेंशन कितना होगा बच्चों? इधर भी तो टेंशन आएगा टी, तो जितना हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे होंगे, नीचे की तरफ खींच रहे होंगे 100 न्यूटन से, तो उतना ही तो यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा। इस एक रस्सी को हम नीचे जितना खींच रहे हैं, तो उसमें भी तो टेंशन उतना ही आएगा। तो टेंशन इतना ही हो जाएगा 100 न्यूटन का। टेंशन कितना हो जाएगा बच्चों? 100 न्यूटन का। ठीक है, तो लिख देते हैं 100 न्यूटन माइनस 10 जी। 10 इंटू जी का वैल्यू कितना लेना है? 9.8, 9.8 इक्वल टू 10 ए। तो 10 ए कितना आ रहा है? 10 ए इक्वल टू, सोचिए ना बच्चों, 100 माइनस 98 मतलब 2। एक्सेलरेशन आ रहा है 2/10, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, आसान है। ओके, तो अब वेइंग मशीन देखते हैं बच्चों। वेइंग मशीन क्या होता है? वेइंग मतलब वेट मेजर करने वाला। अरे जिस पे आप वजन मेजर करते हैं ना, हमारा वजन 60 किलो, 50 किलो, 70 किलो है, कोई मोटे आदमी का 80 किलो हो जाता है। ठीक है, तो वही वेइंग मशीन है। तो वेइंग मशीन पे क्या मेजर करते हैं? हम अपना वजन मेजर करते हैं। तो वेइंग मशीन डज नॉट मेजर योर वेट है। अभी तो बोल रहे हैं कि वेइंग मशीन वेट मेजर करता है, तो ये क्यों लिख दिए? वेट ही मेजर नहीं करता है, नॉट मेजर वेट। तो क्या मेजर करता है? मेजर द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स अपर सरफेस। बोल रहा है कि वेइंग मशीन जो होता है वो आपका वेट मेजर नहीं करता है। ये हम वेइंग मशीन पे खड़े हैं, ठीक है, वेइंग मशीन पे खड़े हैं, तो ये आपका वेट मेजर नहीं करेगा, ये आपका वेट मेजर नहीं कर रहा है, ये आपका फोर्स मेजर कर रहा है। देखिए क्यों क्यों बोला गया कि फोर्स मेजर कर रहा है? क्योंकि इसलिए बोला गया बच्चों, देखिए पहले तो आप अंतर समझिए, क्या होता है मास, क्या होता है वेट, क्या होता है फोर्स, क्या होता है, ये सब चीजें समझना पड़ेगा। मास मतलब कि एम, वेट का मतलब क्या होता है? वेट मतलब डब्ल्यू, मतलब कि जहां पे ग्रेविटी लग रहा होगा ना, उसको mg बोल देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम खड़े हैं तो हमारा वेट लग रहा होगा, तो जो जी लगता है ना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको m से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट मिलता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स तो आप लोग पीछे पढ़ाए हैं बच्चों। फोर्स हर जगह पे अलग अलग प्रकार का फोर्स लगता है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारा यहाँ पे जी लग रहा होगा, तो mg वेट हो जाएगा। फोर्स mg लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तो फोर्स इस टाइप का होता है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ऐसे चीज़ों को समझना है। तो वेट mg होता है, ठीक है, और फोर्स यहाँ पे जो लग रहा होगा ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है बच्चों। ये खड़ा है तो इस पे तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा होगा n, और ये इस पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा n। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो अगर आप देखें, अगर आप वेइंग मशीन पे जाए और ऊपर से कूद जाए, तो कूदेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा वेट और ज़्यादा बढ़ गया है, आपको लगेगा कि मेरा वेट और ज़्यादा बच्चों बढ़ गया है। आपने कूदा है कभी? क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आप जी का वैल्यू बढ़ा देते हैं, ऊपर से कूदते हैं ना, तो जी जो है, जी तो ऐसा कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर से नीचे कूदते हैं तो आप डायरेक्टली इसको प्रेस करते हैं, तो जहाँ पे प्रेस ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू ज़्यादा आएगा। हम इसको ऐसे फोर्स लगाए, ऐसे लगाए, ऐसे लगाए, ऐसे देखिए ज़्यादा लगा रहा है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बढ़ता जा रहा होगा। उसी तरीके से आप ऊपर से जब थोड़ा सा हाइट से वेइंग मशीन पे कूदते हैं, तो आप नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि प्रेस ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका वेट 60 होगा तो 65 दिखाने लगेगा, मतलब माइक्रो सेकंड के लिए। उसके बाद फिर से आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद क्यों नॉर्मल हो जाता है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आपने जो बहुत जोर से लगाया, वो धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाता है, मतलब चीज़ें सामान्य हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे बस एक ही टाइम के लिए कूदे थे, बाकी तो
जो आपका फिर यहाँ पे जी लगेगा उसी को आप मेजर करेंगे, वेइंग मशीन वही बताएगा आपको, है ना। तो ऐसे चीज़ें चेंज होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप कूदेंगे तो वेट तो डिफरेंट आ जाता है बच्चों। ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा वजन बढ़ क्यों जा रहा है कूदने से, क्योंकि आप नॉर्मल का वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं। ऐसे अगर आप जनरली समझे तो जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू जी, वही तो बच्चों वेट हो जाता है। वही तो जी के द्वारा लगाया गया फोर्स वही एम जी हो जाता है, मतलब वेट हो जाता है। नीचे की तरफ जी लगाते हैं, है ना, एम जी मतलब, समझे बच्चों, समझे आप लोग, ये चीज़ें समझना है आपको। बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो वेइंग मशीन कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिकली वेट टाइप का ही होता है। बट नॉर्मल रिएक्शन कब हो जाता है, जब हम उस पर कूद जाते हैं, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो वहाँ पे तो बच्चों वेट ही लेते हैं हम लोग, है ना, वेट लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। ओके बच्चों, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स आसान है। स्प्रिंग फोर्स आसान है, कैसे, स्प्रिंग देखें आप लोग, स्प्रिंग को ऐसे प्रेस करते हैं तो ऐसे एक्सपेंड होता है। स्प्रिंग जो साइकिल में यूज होता है, बाइक में यूज होता है, जो हम लोग पेन का यूज करते हैं ऐसे ऐसे करने वाला ना, उस पेन में भी यूज होता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को हम दबा सकते हैं या उसको खींच सकते हैं, बेसिकली स्प्रिंग तो वही होता है, ठीक है। स्प्रिंग का एक नेचुरल लेंथ भी होता है, जो नेचुरल तरीका से ऐसे रख देते हैं, तो उसको अगर कभी खींचते हैं तो बढ़ जाता है, उसको दबाते हैं तो दब जाता है। तो स्प्रिंग बच्चों बहुत मतलब मासूम सा आदमी है ये मासूम सा आदमी है, इसको हम बहुत ज़्यादा खींच भी सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा दबा भी सकते हैं। होता है ना, कोई समाज में आदमी होते हैं जो कुछ नहीं, एकदम बहुत बहुत काइंड दयालु टाइप होते हैं, जो बहुत चोमू टाइप के बोल सकते हैं, चोमू तो नहीं, वो तो गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे होते हैं, उनको लोग दबा देते हैं, उनको लोग खींच देते हैं कभी कभी सिचुएशन में। तो वैसा ही है बच्चों स्प्रिंग। यहाँ पे देखिए, जब स्प्रिंग यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, इसका सामान्य लेंथ है, एकदम रखा हुआ है, तो ऐसे है। लेकिन स्प्रिंग को अगर हम खींच दिए, बाहर की तरफ खींच दिए, कितना लेंथ खींचे हैं, एक्स लेंथ खींच दिए, एक्स, है ना, कोई स्प्रिंग होगा, ठीक है बच्चों, ऐसे स्प्रिंग है। तो इसको बच्चों हमने क्या किया, ऐसे करके ऐसे ऐसे खींच दिया। ये इसका लेंथ था, एल था लेंथ इसका, तो एल से हम लोग बढ़ा के क्या कर दिए, इसको एक्स लेंथ और बढ़ा दिए। पहले तो ये एल था ही, एल लेंथ था, तो और उसको बढ़ा दिए, तो कितना हो गया, एल प्लस एक्स हो गया। ओवरऑल कितना हो गया, एल प्लस एक्स हो गया बच्चों, लेंथ टोटल एल प्लस एक्स हो गया। तो एक हुक साइंटिस्ट थे, हुक नाम था उनका, हुक्स नाम था। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें पता चला कि स्प्रिंग को अगर हम दबा रहे हैं ना, तो जितना लेंथ, जो एक्स लेंथ ये वाली है, जितना हम दबा रहे हैं, या फिर एक्स लेंथ जो हम खींच रहे हैं, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है ना, स्प्रिंग एक टाइप का फोर्स लगाता है, क्योंकि ऐसे खींचते हैं, छोड़ते हैं तो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्प्रिंग फोर्स तो लगा रहा है ना बच्चों, तो वो फोर्स क्या हुआ था ना, उसके जो एक्सपेंडेड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। एक्सपेंडेड लेंथ मतलब एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने बताया जो फोर्स आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडेड लेंथ, खींचने वाला लेंथ या दबाने वाला लेंथ एक्स के बराबर होता है। तो फाइनली फिर एफ इक्वल टू, हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट एक लाते हैं और एक्स लिखते हैं। यहाँ पे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि क्या क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग बोल देते हैं। ओके, तो यही स्प्रिंग इक्वल टू के एक्स हो जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है बच्चों, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको डायरेक्शन लेके चलना होगा। अगर हम स्प्रिंग को इधर की तरफ खींच दिए हैं, ऐसे करके इधर की तरफ फोर्स लगा के खींच दिए हैं, इधर की तरफ खींच दिए हैं, तो स्प्रिंग अपने तरफ आ जाता है ना, खींचने के बाद वो अपने आप अंदर आ जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा, हम फोर्स इधर लगाए हैं, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा होगा। आ रहा समझ में, इधर लग रहा होगा बच्चों। ये तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, एक्सटर्नल मतलब बाहर से हम खींचे हैं, लेकिन ये अंदर की तरफ भी तो खींच जाता है छोड़ने के बाद। तो अंदर की तरफ स्प्रिंग का लगता है एफ एस। तो अंदर की तरफ लगने वाला स्प्रिंग फोर्स एफ एस क्या होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और जितना 100 खींचा गया था, तो यही हो जाता है स्प्रिंग फोर्स। और यही जब एक्सटर्नल फोर्स जितना लगाए थे उसका इक्वेट हो जाता है। यही जब देख लेते हैं तो एफ एक्सटर्नल जो लगाए थे यही एफ एस के बराबर हो जाता है। और अगर आप देखें, एफ एस के बराबर हो जाता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अगर आप देखें तो इसका डायरेक्शन देख रहे हो जो हम इधर खींच रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइड में, तो जब ये छोड़े तो अंदर की तरफ गया, मतलब नेगेटिव साइड में, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू अंदर की तरफ गया, नेगेटिव में गया, तो हम यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो नेगेटिव का के एक्स आएगा। अरे समझ में।
और अगर हम इसी को अंदर की तरफ दबा दिए होते, अंदर की तरफ दबा दिए होते बच्चों, ऐसे है, ऐसे करके दबा दिए होते, समझिए समझिए बच्चों, अंदर की तरफ, ये तो यहाँ पे था नॉर्मल लेंथ था, ये अंदर की तरफ एक्स लेंथ हमने दबा दिया, अंदर की तरफ क्या किया बच्चों, दबा दिया हमने। ये टोटल लेंथ कितना था, ये टोटल लेंथ कितना था, एल था, तो ये कितना हो जाएगा, एल माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना बच्चों, एल माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे दबाया गया है, यहाँ पे स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाया गया है, तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ फेंकेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स एफ एस जो आएगा वो पॉजिटिव का आ जाएगा के एक्स, क्योंकि बाहर की तरफ वो फेंक रहा होगा, ठीक है। ये उसका है बच्चों, ये इसका है ना, ये इसका है बच्चों एफ एक्सटर्नल, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो स्प्रिंग में ये सब चीज़ें होती है, जब अंदर फेंकते हैं बाहर फेंकते हैं, है ना बच्चों, ऐसे करके देखिए के एक्स माइनस का आया था ना जब हम लोग बाहर की तरफ खींचे थे। तो आसान है, ऐसे चीज़ों को देखना होगा आगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ओके, एक सवाल हमें दिया गया है, तो ये सवाल हम लोग आसानी से कर सकते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट, मतलब वही स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट मुझे दे दिया है 100 न्यूटन मीटर। तो अगर आपको बच्चों यहाँ पे यूनिट की बात किया जाए, यूनिट क्या हो जाएगा, फोर स्प्रिंग कांस्टेंट का के एक्स है ना, तो के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इसका के का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, के का यूनिट हो जाएगा फोर्स, मतलब न्यूटन पर मीटर लेंथ। ये एक्स है ना, लेंथ में एक्स क्या लेंथ है ना बच्चों, लेंथ तो ही तो है, तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही न्यूटन 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 पर मीटर है ना बच्चों, न्यूटन पर मीटर, हाँ वही तो न्यूटन पर मीटर आएगा। 10 kg का ब्लॉक है अटैच्ड विद द स्प्रिंग इज एट रेस्ट। अच्छा अच्छा, तो स्प्रिंग से मान लेते यही होगा ना बच्चों, सिनेरियो तो यही होना चाहिए। 10 kg का ब्लॉक है, ऐसे करके स्प्रिंग है, ऐसे लटका दिए हैं, 10 kg का ब्लॉक लटका दिए हैं। तो बोल रहा है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना होगा, कितना ज़्यादा ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड तो कुछ होगा ना नीचे की तरफ एक्स लेंथ, तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ एक्सपेंड हुआ तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, एफ एस लग जाएगा ना बच्चों, एफ एस लग जाएगा स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या लग जाएगा, जो कि के एक्स होगा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। तो ऊपर वाली स्प्रिंग फोर्स नीचे वाली एम जी को बैलेंस कर लेगा, अरे समझ में। तो के एक्स लिख लेता हूँ मैं, के कितना है 100, एक्स कितना एक्सपेंड हुआ होगा नहीं पता है, यही तो एम जी के बराबर हो जाएगा। 100 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू एम, 10 kg है, जी कितना है 10 है, तो एक्स का वैल्यू 1 मीटर का एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे 1 मीटर का एक्सपेंड होगा। ये चीज़ें आपको समझना होगा बच्चों, ठीक है। आसान है यार, चीज़ों को समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत हुआ बच्चों तो आप हमें बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। सवाल और करेंगे आगे, तब तक के लिए ओके।